हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है आपका आरप्रीत एकेडमी पर। दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए हिंदी वर्णमाला लेकर आया हूँ। दोस्तों, ले आया हूँ हिंदी वर्णमाला। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि वर्णमाला है क्या। आखिर वर्णमाला को क्या कहते हैं, वर्णमाला को हिंदी में और क्या कहते हैं, क्या है वर्णमाला। तो फिर आते हैं डिफिनेशन की तरफ। डिफिनेशन: वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, इसमें एक शब्द आया है व्यवस्थित, तो हम जान लेते हैं व्यवस्थित है क्या। व्यवस्थित का मतलब क्रम के अनुसार, जैसे क के बाद ख, ख के बाद ग और ग के बाद ही घ आएगा। ऐसे करके अ से लेकर पूरे ज्ञ तक वर्णों का एक क्रम है जो व्यवस्थित रूप से रखा गया है। लेकिन वहीं कहें कि अगर हम व्यवस्थित ना लगाएं तब वर्णमाला क्या है, तो वर्णमाला क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। हमें इसीलिए डिफिनेशन में दिया है वर्णों की व्यवस्थित समूह। क के बाद हमेशा ख ही आएगा। ऐसा नहीं कर सकते क के बाद सीधे ग आ जाए या घ के बाद सीधे च आ जाए। इनका एक क्रम है जिनको एक व्यवस्थित क्रम में रखा गया। इसीलिए इन्हों कहा गया है वर्णों के व्यवस्थित समूह। कभी कभी ऑब्जेक्टिव तौर पे भी पूछ देता है कि वर्णमाला क्या है। ऑप्शन में दिया रहता है वर्णों का समूह, वर्णों के क्रम, या फिर दिया रहता है वर्णों के व्यवस्थित समूह। तो हमेशा ऑप्शन वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही लगाएंगे। अब उदाहरण के तौर पे क, ख, ग, घ और ङ आदि। ऐसे ये इनका एक क्रम है। क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद ख और घ के बाद ङ। इनके बाद हमेशा च, छ, ऐसे करके इनका क्रम है। इनका क्रम अगर बदल दिया जाए तो ये व्यवस्थित क्रम नहीं होंगे, व्यवस्थित समूह नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अब वर्णमाला में दो भेद हैं, जैसे स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में दो शब्दों का जिक्र बहुत ही ज्यादा होता है, स्वर और व्यंजन। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले कि स्वर क्या है। स्वर की डिफिनेशन जान लेते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। अब इसमें दोस्तों एक वर्ड आया है, एक शब्द आया स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब है खुले तौर पे, मतलब जिनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की जरूरत ना पड़े या किसी व्यंजन वर्ण की जरूरत ना पड़े। या हम एक और डिफिनेशन कह सकते हैं, स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, बोले जाते हैं। मतलब इनको बोलने के लिए किसी अन्य व्यंजन वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुले रूप से बोले जाते हैं, ये स्वतंत्र हैं बिल्कुल। अब उदाहरण के तौर पे जैसे अ, आ, ई, उ आदि। तो ये क्या है, स्वर हैं। इनको बोलने के लिए हमें किसी व्यंजन वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है। अब कभी कभी पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन में दिया रहता है 13, 11, 14। तो हमेशा हमें ऑप्शन 11 का ही लगाना है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। हमें 13 नहीं लगानी रही है। इसलिए दोस्तों हमेशा ध्यान रहे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11। अब आते हैं, हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं जो इस प्रकार हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। इनको हम काउंट भी कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो ये ध्यान रहे दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं, स्वरों के कुछ भेद भी हैं। उनकी कौन कौन से भेद हैं हम जान लेते हैं। तो स्वरों के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। इन तीनों भेदों को हम बारी बारी से देखते हैं। पहला भेद है ह्रस्व। ह्रस्व मतलब होता है छोटा या होता है कम। तो देख लेते हैं डिफिनेशन। वह स्वर जिनको सबसे कम समय में उच्चारित किया जाता है या फिर बोला जाता है वो क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर। क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व मतलब होता है छोटा। जैसे अ को ही हमें बोलना है तो हम सीधे बोलेंगे अ, ई,
उ और री। तो ये ह्रस्व स्वर है, इनको एक झटके से बोला जाएगा और इनको बोलने के लिए बहुत ही कम समय की जरूरत होगी। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं हम अगले भेद की तरफ, जिनका नाम है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। अब आपको डिफिनेशन साफ जाहिर लग रहा है कि ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लगे या ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगे या थोड़ा सा ज्यादा समय लगे, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। थोड़ा सा डिफिनेशन भी देख लेते हैं। वह स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। मैंने कहा ना, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ये क्या है? दीर्घ स्वर है। इनकी भी संख्या देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 दोस्तों। कभी कभी ऑब्जेक्टिव तौर पे भी पूछ लिया जाता है। और ये ह्रस्व स्वर की संख्या जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों ध्यान में रखिएगा। ह्रस्व स्वरों की संख्या हमेशा 4 होती है, 1 2 3 और ये 4, हमेशा 4 की संख्या होती है, ये ध्यान रखें। अब स्वरों का तीसरा भेद है प्लुत स्वर। प्लुत मतलब क्या होता है? स्वर की अपेक्षा, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। जैसे डिफिनेशन भी देख लेते हैं। वह स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। तिगुना मतलब इससे ज्यादा समय लगे। जैसे हम बोलेंगे ओम, जैसे हम जाप भी करते हैं तब भी बोलते हैं ओम, तो बहुत देर तक समय लगाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं प्लुत स्वर। ये ओम जब हम बोलते हैं अ, ओ और म वर्णों से मिलके बना है, और कभी कभी शब्दों में अगर लिखने के लिए कहा जाए तो ओम को हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब दोस्तों अगला टॉपिक है मेरा व्यंजन, कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट क्या है, व्यंजन क्या है? डिफिनेशन जान लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता के नहीं हो सकता, मीन्स व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए स्वर वर्ण की जरूरत पड़ती है। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं किया जा सकता है, या उन्हें हम फिर से कह सकते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। साफ जाहिर है कि स्वर की सहायता से ही व्यंजन का उच्चारण किया जाता है। वैसे तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है, 33 है, लेकिन 2 द्विगुणी व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजनों को मिलाने के बाद इनकी संख्या 39 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 39। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऑब्जेक्टिव तौर पे पूछता है व्यंजनों की संख्या, तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे 33 ही होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिए। अब जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे ले लिया क, हमें क बोलना है तो बोलिए क अ, क अ। क के साथ अ का भी उच्चारण आ रहा है, जिसमें अ क्या है? स्वर है। तो मैंने बोला ना, व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। चलिए दूसरा वर्ण ले लेते हैं, म। अब जैसे म है, म को बोलिए म अ, म अ। म में अ भी आ रहा है, जिसमें अ क्या है? स्वर है। इसलिए व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए हमेशा स्वर वर्ण की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं व्यंजन के भेद, टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट। तो आते हैं व्यंजन के निम्न भेद हैं, उनको हम बारी बारी से जान लेते हैं। पहला भेद है अस्पर्शी व्यंजन। पहला भेद क्या है? अस्पर्शी व्यंजन। दूसरा भेद है दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन। तीसरा भेद है उष्म या संघर्षी व्यंजन। तीसरा भेद है द्विगुण व्यंजन, या इनको हम कह सकते हैं द्विगुणी व्यंजन। ठीक है दोस्तों, और आखिरी व्यंजन के जो भेद है वो संयुक्त व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। लेकिन कभी भी अगर ऑब्जेक्टिव तौर पे आ जाए कि व्यंजन के मुख्य भेद कितने हैं, तो मुख्य रूप से 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद। कौन कौन से? स्पर्शी व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म या संघर्षी व्यंजन। दोस्तों हम व्यंजन के भेदों को विस्तार से पढ़ेंगे हम अगले वीडियो के अगले पार्ट में। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर, आज के लिए काफ़ी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आरप्रीत एकेडमी।